इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति पर बता दिया था। तीसरा हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हमने बता दिया था। तीसरा समझते हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का टॉपिक है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी होगी। इसका हम डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है ये हमने आपको बता दिया था। ये हमारे पास मान लीजिए दो समान प्रकार के विपरीत आवेश हैं। ये है -q और ये है +q। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2l है। लेकिन 2l तो होता ही है वैद्युत द्विध्रुव में, जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 2l होता है। तो हम इसको किनारे कहीं लिख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस 2l है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2l है। और इसको हम दो लाइन में ड्रॉ करते हैं, थोड़ा मोटा इस तरह से। ये है एक ही लाइन, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इसी तरह से है, लेकिन हमको इस लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे इसे दो लाइन से ड्रॉ करते हैं। इसका अक्षीय स्थिति क्या होता था? अक्षीय स्थिति होता था इस बिंदु पर अगर कोई आवेश उपस्थित हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, वो अक्षीय स्थिति होता था। निरक्षीय स्थिति क्या होता था? इसके बीचों बीच लंबवत कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु होता था, उस पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते थे, वो निरक्षीय स्थिति होता था। लेकिन हम कह रहे हैं कि न इसके अक्षीय स्थिति पर न इसकी निरक्षीय स्थिति पर हम कोई दूसरा अन्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अब हम लोग इसको समझते हैं। यहां से मान लीजिए ये हमारे पास कोई बिंदु है, इसका मध्य बिंदु होगा। यहां से इस बिंदु को हम मिलाते हैं। इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया। ये मान लेते हैं कोई बिंदु A है जिस पर -q उपस्थित है। ये बिंदु कोई B है जिस पर -b उपस्थित है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, और P एक सदिश राशि है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो इसकी दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इसकी दिशा ऐसे आगे होगी और ये होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा इस बिंदु पर जो लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो अगर इसका आप वेक्टर वियोजन करें, कौन से? इसका आप वेक्टर वियोजन करें तो कैसे मिलेगा? एक आपको ऐसे मिल जाएगा, और एक आपको इसी की दिशा में ऐसे मिल जाएगा। और मान लेते हैं यहां से थीटा कोण बना रहा है, ये वाला कोण हमारा थीटा है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा प्लस से माइनस की तरफ थी। जब आप इसका वेक्टर वियोजन करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जब आप वेक्टर वियोजन करते हैं, तो इसके साथ ये जो थीटा है, तो थीटा के साथ हम किसको लिखते हैं? कॉस थीटा को। ये होगा हमारा कॉस थीटा। किसका वेक्टर वियोजन कर रहे हैं? P का। ये हो जाएगा P कॉस थीटा। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा
P sin थीटा। अब जब आप इस वैद्युत द्विध्रुवागुण का जो ये है वैद्युत द्विध्रुवागुण, इसका वेक्टर वियोजन करते हैं तो आपको दो वेक्टर मिल जाता है, एक P cos थीटा का, एक P sin थीटा का। अब इन दोनों के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस डायरेक्शन में क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में इसके द्वारा लगेगा इधर, इसको हम इधर लिखते हैं इस डायरेक्शन में। ये कौन सा है, ये है E1। ठीक, और इस वेक्टर वियोजन के कारण ये जो हमारा P sin थीटा है, यदि आप इसको इधर से देखें तो इसके द्वारा जो इस पर लगने वाली दिशा होगी वो होगी किधर, इधर की तरफ। इस आवेश पर इसके कारण जो लगने वाली दिशा होगी वो इधर होगी, इसको हम कहते हैं E2। और इसका जो परिणामी होगा वो इसके बीच से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और ये होगा E। इस बिंदु पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P cos थीटा के कारण E1, और इस बिंदु पर इस P sin थीटा के द्वारा, जो कि हमारा ये वाला है, इस P sin थीटा के द्वारा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर वियोजन हम इधर कर रहे हैं, तो इसका वेक्टर वियोजन किया है तो दिशा तो ये रहेगी, लेकिन इसकी ये वाली दिशा ठीक इसके अपोजिट ये वाली दिशा है, इसीलिए हम इसको इधर ना लिख के इधर लिखे हैं। जिस तरह से आगे जा रहा है इसी तरह से ये पीछे भी जाएगा, इसलिए हम इसको इधर लिखे हैं। अब जब आप इसको देखें ध्यान से तो इसका भी अगर आप वेक्टर वियोजन करें जब आप इसका वेक्टर वियोजन करें तो यही वाला कंडीशन यहाँ पे भी मिल जाता है, और इसके बीच के हम थीटा एंगल को मान लेते हैं फाई, इसको हम फाई मानते हैं। फाई क्यों मानते हैं अभी हम आपको बता देंगे, इसको हम फाई क्यों मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो कि किसी भी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जिसको आप वेक्टर वियोजित करेंगे तो एक आपको P cos थीटा मिलेगा, एक P sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये इसके बीच का भाग है, ये इसका हम वेक्टर वियोजन कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का। तो इसके साथ जो थीटा बनता है उसको हम कहते हैं P cos थीटा, और इसके साथ जो हमारा थीटा के साथ नहीं जुड़ता है उसको कहते हैं P sin थीटा। इसके बीच की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2L है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। माना क्या -q तथा +q दो बिंदु आवेश टूएल दूरी पर एक -q आवेश है, एक +q आवेश है, जो एक टूएल दूरी पर उपस्थित है। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। तब P का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का वेक्टर वियोजन एक हमको मिला P cos थीटा तथा दूसरा मिला P sin थीटा। एक हमको मिला P cos थीटा और एक मिला P sin थीटा। तो P cos थीटा के द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जो कि इस डायरेक्शन में है, और P sin थीटा के द्वारा इस P sin थीटा के द्वारा इस बिंदु पर न होकर इस बिंदु पर, इसका हमने वेक्टर वियोजन किया है। लेकिन इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये जो हमारे पास एक पुल ये है, एक पुल ये है, इसके कारण इसी बिंदु पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसको हमने वियोजित कर दिया, तो अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, एक ये बच गया और एक वही बच गया।
तो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन E1 होगी, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। लगेगा तो इस डायरेक्शन में, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन हमको वेक्टर वियोजन के फॉर्म में इसको चाहिए, इसलिए हम इसको अपोजिट मान लेते हैं कि अगर ऐसे इधर लग रहा है तो इसके पीछे भी ऐसे इधर लगेगा। ठीक, तब P cos थीटा के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा P sin थीटा के द्वारा E2 है। तब जो इनका परिणामी होगा, परिणामी कौन सा? E, तो E किसके बराबर होगा? E बराबर होगा E1 प्लस E2 के। तब E बराबर किसके होगा? E1 प्लस E2 के, इसके बराबर होगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो जो P cos थीटा है इसको हम मिटाते हैं। P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा? अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो E1 होगा ये इसी बिंदु के अक्ष में है, मतलब ये जो P cos थीटा है ये इस बिंदु के अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति में, इसके लिए जो हमने आपको इससे पहले डेरिवेशन कराया था कि अक्षीय स्थिति पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4 पाई, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। ये हमारा कौन सा था? ये था अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो बिंदु है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ये P cos थीटा की डायरेक्शन में है। वहां पे हमने वैद्युत द्विध्रुव को इस तरह से बनाया था और इसी के डायरेक्शन में यहाँ पे कोई बिंदु होता था तो इसको हम अक्षीय स्थिति कहते थे। तो ये हमारे पास देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और इसी की अक्ष में ये है, तो इसीलिए P cos थीटा जो होगा वो अक्षीय स्थिति में होगा। और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ के बराबर होती है, जो कि R क्या है? R है इसके बीच का डिस्टेंस, जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर उपस्थित यह बिंदु है। लेकिन किस डायरेक्शन में है? तो cos थीटा के डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा। दूसरा ध्यान से देखें तो ये जो लंबवत है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के लंबवत है क्योंकि इसके बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो ये जो P sin थीटा है ये इसके निरक्षीय स्थिति पर है। देखिए इसके दोनों ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बीच में ये वाला बिंदु उपस्थित है और वहां पे हमने निरक्षीय स्थिति को हमने समझाया था कि ये हमारे पास अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर उपस्थित अगर जो आवेश होता है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में होती है। तो आप ध्यान से देखें तो इसके मध्य बिंदु ये है, यहीं से R डिस्टेंस पर यह बिंदु उपस्थित है। तो ये वाला जो कंडीशन होगा ये वाला P sin थीटा का ये निरक्षीय स्थिति में होगा। तब और P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगा, E2 बराबर किसके होगा? E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ इंटू साइन थीटा की। यहां से आप देखें तो E1 और E2 जो है
ये इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सिर्फ अगर आप E1 को निकालना चाहते हैं तो E1 को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, चूंकि ये और ये एक दूसरे के लंबवत हैं और लंबवत होने का इसका जो परिणामी हो ई है, तो ई को निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारा अगर ये वाला E2 है तो ये वाला भी E2 होगा क्योंकि इसके पैरेलल ये है। और ये हमको पता है कि ये क्या है, ये वाला E1 हमको पता है, ये वाला E1 पता है और ये वाला E2 हमको पता चल गया। तो जो E होगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। जो E होगा, E बराबर होगा अंडर रूट E1 की स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 के स्क्वायर, अंडर रूट E1 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 के स्क्वायर के। यहां से आप E1 और E2 का मान ये वाला रखिए, तब आपको क्या मिलेगा, E बराबर अंडर रूट E1 का मान क्या है 1/4πε0। इसमें दोनों में देखिए आप ये वैल्यू समान है 1/4πε0, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर ही लेके पहले कैलकुलेट करते हैं उसके बाद बाहर लेंगे। 1/4πε0 2p/r3, यह है cos थीटा के होल स्क्वायर की, और प्लस E2 का मान ये है 1/4πε0 p/r3 साइन थीटा के बराबर है। इसमें से आप दोनों में से 1/4πε0 को बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कैसे कॉमन लेंगे इसको देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये मिलेगा क्या, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 1/4πε0 का पूरा का आपको करना पड़ेगा। हम अलग अलग कर रहे हैं, अगर इसको करें तो इसका 4 चौको 16 हो जाएगा, पाई स्क्वायर होगा, ε0 होगा, लेकिन हम इसको एक साथ अभी लिख रहे हैं। अभी इसको समझ लीजिए कि इसके अंदर हम अभी करेंगे और इसको हम लिख रहे हैं, जब इसका आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4p² का होल स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा इसी तरह से इसका भी 1/4πε0 का होल स्क्वायर इंटू p²/r³ का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हमको मिल जाएगा। अगर आप सबको इसमें, अगर ये वाला इस भाग को सिर्फ देखिए, अगर सिर्फ इतना होता, कितना 1/4πε0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाता और बच जाता क्या 1/4πε0, ठीक। तो हम दोनों में से इसको पहले कॉमन ले लेते हैं, और कौन सा कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों में से हम इसको कॉमन लेते हैं, ठीक, इन दोनों में से इसको कॉमन ले लीजिए, फिर से इसको कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से ये जो p² है इसको कॉमन ले लेते हैं। जब आप इतना भाग ये वाला पूरा और ये वाला कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको
ई बराबर अंडर रूट के अंदर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। कॉमन लिए हैं तो एक बार लिखेंगे, इसको कॉमन लिए हैं, ऊपर से पी स्क्वायर को कॉमन लिए हैं, तो पी स्क्वायर अपन आर क्यूब का होल स्क्वायर, इतना हमने कॉमन ले लिया है। और बच गया क्या हमारे पास, हमारे पास जो बच गया वो बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बच गया। इसमें से आप देखिए तो इस 2 से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका करेंगे तो इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका करेंगे तो इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल देखिए तो ये आपका जो है, अगर इसको एक साथ लिखते, अगर हम अगर अलग अलग लिखते तो ऐसे लिखते इसको, फिर ऐसे लिखते पी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 से ये अंडर रूट कैंसिल होता है, इसको लिखते तो ये लिखते 1/r³ का होल स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट होता तो 1 का अंडर रूट 1 हो जाता, नीचे का अंडर रूट करते तो ये 1 हो गया, और नीचे का अंडर रूट करते तो इससे ये कैंसिल हो जाता, तो फिर हमारे पास बच जाता r³। या अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं कि सबको एक साथ करते तब कैसे मिलता, अगर आप सबको एक साथ करते तो ये मिलता आपको पी स्क्वायर ऊपर, पी को हटा दीजिए, अभी पी ऊपर मिल जाता और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे मिल जाता, और इसके साथ r³ मिल जाता, और फिर सबका होल स्क्वायर होता। तो फिर आप इसको ओपन करते तो पी स्क्वायर मिल जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर पूरा मिल जाता, फिर r³ का होल स्क्वायर मिल जाता। फिर अगर इसको आप ओपन करते तो ये पी स्क्वायर मिल जाता, और ये मिल जाता आपका इसको अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं किनारे करके, और यहाँ पे आप पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर पूरा मिल जाता, और फिर से r³ का होल स्क्वायर मिल जाता। ऐसा ही तो मिलता है कुछ उसी तरह से, देखिए ध्यान से, तो यही वाला फॉर्म तो यहाँ पे मिल रहा है। ये p अलग है, ये पी स्क्वायर अलग है, ये वाला 2 इसका स्क्वायर है, तो देखिए यही हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका होल स्क्वायर, पी स्क्वायर r³ का होल स्क्वायर। तो इसीलिए हमने इसको एक साथ पूरा कॉमन लिया है, और एक एक करके हमने दिखाया है कि इन सब से ये जो वाला जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट किसके ऊपर बच जाएगा, तो ये वाला जो भाग होगा ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास अंडर रूट में सिर्फ इतना बच जाएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे इसको समझाते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा ई बराबर, ये वाला अंडर रूट से बाहर निकल गया है, तो ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, इतना हमको मिल गया। उसके बाद अंडर रूट के में क्या बचेगा, अंडर रूट बच जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास अंडर रूट में बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसमें देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा के मान को आप, ये जो आया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे रखिए, तब क्या मिलेगा, तब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ अंडर रूट
ये मिल जाएगा आपको 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस वाले को हम आगे लिखते हैं तो 1, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो साइन भी इसी का रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा में से, मतलब प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस cos स्क्वायर थीटा एक निकल जाएगा, तो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जो हमारा मान होगा यही मान होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यही होगा, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। मात्रक वही होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो आपको पता है कि ई बराबर क्या होगा? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो यही मात्रक एफ का मात्रक हो गया आपका कूलाम, सॉरी न्यूटन। एफ बल है तो ये हो गया न्यूटन, और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका भी मात्रक यही होगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब हम आगे समझते हैं इसी में कि हमने वहाँ पे आपको जो फिगर बनवाया था, फिगर हमने आपको इस तरह से ऊपर जो फिगर बनवाया था, इसमें ये E1 का डायरेक्शन था, ये E2 का डायरेक्शन था, इसमें ये जो था हमारा E था। इसमें हमने यहाँ पे जो फाई लिखा था, इस फाई का क्या मतलब है हम इसको आगे समझाते हैं। वहां पे हमने आपको इस तरह से फिगर बनाया था, ये ए था, ये बी था, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये निरक्षीय स्थिति था, ये वाला अक्षीय स्थिति था, ठीक। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु था P, यहाँ पे P था, इसके बीच का डिस्टेंस ये R था, और इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P cos थीटा के कारण, ये कौन सा था? ये था P cos थीटा, ये था P sin थीटा, ये P sin थीटा था, ये P cos थीटा था, और ये इसकी दिशा थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, प्लस से माइनस की तरफ। इसमें हमने इसका जो डायरेक्शन था उसको इधर E1 से दिखाया था, इसका जो डायरेक्शन था वो होगा तो इधर, इस बिंदु पर होगा तो इधर, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वियोजन में, इसलिए हम इसको इधर दिखाते हैं। और ये हमारे पास था E, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणामी था ये था E2, जो कि P sin थीटा के द्वारा लग रहा था, और इसका जो परिणामी था ये था E, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो अगर आप इसको वियोजित किए हैं तो इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों को मिलाने के बाद यहां से यहां तक की दूरी आपको E1 प्राप्त हो गई, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 ये मिल गया, ये वाला। अगर आपको ये वाला भाग चाहिए यहां से यहां तक, ये E1 है कि E2 है, तो आप देखिए ये इसी के पैरेलल है, तो अगर ये E2 है तो ये भी E2 होगा, और इसके बीच में हमने जो बनाया था वो बनाया था फाई। तो अगर आप उसमें tan थीटा का रिलेशन निकालें कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो किसी बिंदु पर वो कितनी होगी, ये जो हमारे पास E है ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
यदि ये O, इसको हमने क्या लिया था वहां पे, इसको हमने लिया था O, इस वाले बिंदु को, और ये इसका थीटा था। तो अगर ये वाला भाग जो इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, अगर इससे थीटा कोण की जगह फाई कोण बनाए, थीटा कोण की जगह अगर यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर वियोजन हमने यहाँ पे किया है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर E जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अगर E1 से फाई कोण बनाए, तब यदि क्या परिणामी, हम परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता न लिखकर केवल E लिख रहे हैं, यदि E वेक्टर E फाई किससे, P cos थीटा से, या आप E1 से लिख लीजिए, E1 मतलब अक्षीय स्थिति से, ये हमारा अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति से फाई कोण बनाए तब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे अगर फाई का रिलेशन निकालें तो आपको ये एक मान पता है E1 का, और एक मान ये पता है E2 का, ये E1 का पता है, E2 का पता है, इसमें ये विकर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। तो आधार और लंब में कौन सा रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। ठीक, ये वाला हमारा आधार है और ये वाला हमारा लंब है, ये हमारा फाई है, तो फाई के सामने का जो कोण होता है वो लंब होता है, और इससे जो सटा होता है वो होता है आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कोण। तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लेकिन हम फाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, tan फाई बराबर क्या, E2 अपान E1, E2 अपान E1, क्यों, E2 क्या है, E2 है लंब और E1 है आधार, तो E2 अपान E1, और E2 अपान E1 का मान आपने देखा था वहां पे कि P cos थीटा के द्वारा जो अक्षीय स्थिति पर है, इसका जो E1 का मान आया था, E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3, इसके बराबर आया था। और दूसरा इसमें इसका, सॉरी ये, हाँ ठीक है, इसका जो मान आया था वो इसके बराबर आया था, और E1 का जो मान आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R3 के। आप ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बच गया P अपान R3 और 2P अपान R3। यदि आप इसको काटें तो ये किस तरह से होगा, ये हो जाएगा आपका P अपान R3, देखिए P अपान R3 बटा 2P अपान R3। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था, इसका बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर वाला का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, या ये हमारे पास जो नीचे वाला है इसको आप ऊपर ले जाके उल्टा कर दीजिए। तो ये अगर आप इसको ऊपर ले जाके उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा P अपान R3, तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला जाएगा तो उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा R3 अपान 2P। ठीक, यहां से ये देखिए R3 से R3 कैंसल, P से P कैंसल, तो इसका जो टोटल मान बचा इसका, वो बच गया किसके बराबर, ये बच गया tan फाई, ये हमारा फाई है, फाई इसके बीच में बनने वाला एंगल है, फाई बराबर E2 बटा E1 बराबर 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इस 2 को आप इधर लेके जाएंगे और इस 1 को आप इधर लेके जाएंगे, मतलब 2 का आप E2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और E1 के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो हमारा tan फाई होगा, tan फाई बराबर हो जाएगा 2E2 बराबर E1 के। यहां से आप रिलेशन देखिए, तो E2 का मान क्या था, जो E2 ये वाला था, ये था निरक्षीय स्थिति, और E1 क्या था, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति से 2 गुना तीव्रता किसकी होती है, निरक्षीय स्थिति पर।
हम इसीलिए tan फाई को लिए थे, और फाई का रिलेशन हम इसीलिए निकाले कि जो अक्षीय स्थिति पर मान होता है वो 2 गुना होता है, 2 गुना कम होता है किसके, निरक्षीय स्थिति के। या आप ऐसे कहें कि जो निरक्षीय स्थिति पर मान होता है वो 2 गुना होता है किसके, E1 के। दोनों ये जो हमारे पास ध्रुव हैं ये समान है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ये जो दोनों मान होते हैं ये समान होते हैं। तो इनके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे है ये 2 गुना है निरक्षीय स्थिति पर किसके, अक्षीय स्थिति के।